हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीमेन एनालिसिस ये हम लोग लेबोरेटरी में कैसे करते हैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सीमेन एनालिसिस हम लोग बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोस करने के लिए करते हैं। सीमेन की जांच जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बेसिकली आपके सीमेन सैंपल में स्पर्म्स है या नहीं ये चेक करते हैं, और अगर स्पर्म्स हैं तो कितने स्पर्म्स हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। सीमेन एनालिसिस करने के लिए पेशेंट को 3 से 4 दिन का एब्सटेंस रखना होता है, यानी कि उनको 3 से 4 दिन संबंध नहीं रखना होता है, सीमेन रिटेन करना होता है। और जब सीमेन एनालिसिस के लिए जब पेशेंट आता है तो उनको ये जो स्टेराइल कंटेनर है इसमें इजैकुलेट करना होता है। फिर हम लोग ये सीमेन सैंपल एंडोलॉजी लैब में हम लोग इसकी जाँच करते हैं। सीमेन की जांच जब हम लोग करते हैं तो बेसिकली 5 पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है सीमेन वॉल्यूम, यानी कि क्वांटिटी कितनी है। तो सीमेन वॉल्यूम जो है वो 2 ml या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जो दूसरा पैरामीटर है वो है स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणु की संख्या। तो आपके सीमेन सैंपल में कितने शुक्राणु हैं ये हम लोग काउंट करते हैं। और स्पर्म काउंट के लिए हम लोग एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे मैकलस चेम्बर कहते हैं। तो मैकलस चेम्बर की मदद से हम लोग ये काउंट कर पाते हैं कि आपके सीमेन सैंपल में यानी कि 1 ml के सीमेन सैंपल में कितने स्पर्म्स हैं, और ये मिलियंस में होती है। यानी कि स्पर्म काउंट जब हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट में भी तो मिलियंस पर ml ऐसे मेंशन करते हैं। जो WHO की रेफरेंस वैल्यू है इसके मुताबिक 15 मिलियन पर ml का काउंट इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 15 मिलियन से कम है तो आपको बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब IVF ट्रीटमेंट करते हैं या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI जिसे हम लोग कहते हैं, तो एक स्त्री बीज में सिर्फ एक स्पर्म हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो ज़्यादा स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर थोड़े से भी स्पर्म्स हैं फिर भी हम लोग फर्टिलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। जो दूसरा पैरामीटर है वो है स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि जितने शुक्राणु है उसमें से कितने स्पर्म्स मोटाइल है और कितने इमोटाइल है ये हम लोग चेक करते हैं। तो टोटल मोटिलिटी जो है वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मोटिलिटी की भी ग्रेडिंग होती है, जैसे कि कुछ स्पर्म्स बहुत तेज़ी से भागते हैं, उनको रैपिड लीनियर कहते हैं हम लोग, और ये ग्रेड 4 मोटिलिटी होती है। कुछ स्पर्म्स जो है वो मध्यम गति के होते हैं, यानी कि मॉडरेट लीनियर होते हैं, इसे ग्रेड 3 मोटिलिटी कहते हैं। और कुछ स्पर्म्स जो है वो जगह पे ही हिलते हैं, उसे स्लगिश मोटिलिटी कहते हैं, ये ग्रेड 2 मोटिलिटी होती है। जो पांचवा पैरामीटर है वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि हम लोग स्पर्म्स की बनावट देखते हैं, यानी कि कितने स्पर्म्स आपके दिखने में अच्छे हैं जो नॉर्मल लुकिंग है और कितने एबनॉर्मल है ये हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं तो कितने स्पर्म्स एबनॉर्मल है ये हम लोग मेंशन करते हैं, और ये परसेंटेज में होता है, यानी कि 10% स्पर्म्स एबनॉर्मल या 20% स्पर्म्स एबनॉर्मल है। कुछ पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा भी होता है। तो टोटल स्पर्म काउंट है उसमें से अगर 4% स्पर्म्स भी नॉर्मल है, यानी कि अगर 96% स्पर्म्स भी एबनॉर्मल है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग एंड्रोलॉजी लैब में हम लोग सीमेन एनालिसिस कैसे करते हैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इजैकुलेटेड सीमेन सैंपल है। पेशेंट ने इस स्टेराइल कंटेनर में सीमेन सैंपल कलेक्ट किया है। जब कलेक्शन होता है तो सीमेन सैंपल यूजुअली काफ़ी विस्कस होता है, तो हम लोग एक आधा घंटा लिक्विफेक्शन के लिए रख देते हैं। फिर भी अगर विस्कस होता है तो फिर हम लोग पाशा पिपेट की मदद से विस्कोसिटी को ब्रेक करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा विस्कस होता है तो हम लोग BD सिरिंजेस की मदद से विस्कोसिटी को ब्रेक करते हैं। इस पाशा पिपेट की मदद से हम सीमेन सैंपल का एक ड्रॉप मेकलर चैम्बर पे प्लेस करते हैं और फिर मेकलर चैम्बर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के फिर हम लोग सीमेन एनालाइज करते हैं।